हेलो दोस्त। मैं कैलाश यादव फिर आप लोगों के सामने के स्टडी क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो ब्लड संबंधित है। पहले हम ब्लड की बेसिक चीज़ों का जानकारी लेंगे और उसके बारे में धीरे धीरे गहन अध्ययन करेंगे। जैसे आज हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर का वह भाग होता है जो सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है और आगे भी चलाता ही रहेगा। आप बता सकते हैं कि देखिएगा दोस्त, हम शुरू करते हैं। के स्टडी क्लासेस की तरफ से सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त। रक्त को कहा जाता है ब्लड। अब बता सकते हैं कि जो ब्लड होता है वह उसका अध्ययन हम दो भागों में करते हैं। पहला होता है कि सेरोलॉजी और दूसरा होता है हेमेटोलॉजी। पहला क्या होता है सेरोलॉजी, दूसरा क्या होता है हेमेटोलॉजी। ब्लड को रक्त भी कहा जाता है, रुधिर भी कहा जाता है, लहू भी कहा जाता है और खून भी कहा जाता है। तो इसका जो अध्ययन करने का टॉपिक है आपका सेरोलॉजी भी बता सकते हैं और क्या होता है हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये ब्लड का पहला वीडियो आप लोगों के सामने है। आप बता सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वह एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक कोलाइडी है। बोलते हैं ना, प्राकृतिक कोलाइडी है। अब ये कोलाइडी विलयन क्या होता है तो बता सकते हैं कि जब हम किसी विलयन को छानते हैं छन्नी से, वो पदार्थ जो छानने से उसके कुछ कण पूरा न छने, शेष भाग क्या बच जाए, उस छन्नी पे बच जाए या उस छन्नी पे रह जाए, वो क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। ये आपका कोलाइडी विलयन समझने के लिए बताया गया था कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं कि अगर उन्हें हम छानेंगे तो उसका शेष भाग बच जाएगा, छनेगा नहीं। जैसे भी दूध को छानिएगा ऊपर का मलाई बच जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। अब बता सकते हैं कि ये कोलाइडी विलयन के साथ दूसरा क्या होता है, ये संयोजी ऊतक होता है। इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो संयोजी ऊतक कहलाता है। तो बताएंगे कि जो संयोजी ऊतक होता है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। संयोजी माने होता है जोड़ना, संयोजी माने क्या होता है, जोड़ना। और ऊतक की परिभाषा क्या होती है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जितने भी कोशिकाएं हमारे शरीर में होते हैं, अगर एक कोशिका मिल गया, दो कोशिका मिल गया, तीन कोशिका मिल गया, जब एक समूह बन जाता है तो क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है। तो आपका प्राकृतिक कोलाइडी क्या है, ये रक्त क्या है, प्राकृतिक कोलाइडी है, संयोजी ऊतक है। आप बता सकते हैं कि इसका पीएच मान क्या होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्लड का पीएच मान होता है वो भैया आपका होता है 7.4, 7.4 होता है। और ये क्या होता है, ये क्षारीय नेचर का है, बोले तो क्षारीय प्रकृति का है। कहने का मतलब होता है कि जब पीएच मान 6 रहेगा तो आपका अम्लीय रहेगा, 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, बोले तो उदासीन रहेगा, और जब 7 से अधिक जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड का पीएच मान है वो क्या है, क्षारीय है। जब 6 रहता है यहाँ पे, अगर जैसे आप बता सकते हैं कि अगर 6 रहता तो क्या रहता भैया, अम्लीय रहता, 7 रहता तो उदासीन रहता। अब ये 7.4 है ना, तो 7.4 करेक्टली 7 आप बताया गया कि उदासीन है, और 7.4 क्या हो जाएगा कि क्षारीय हो जाएगा, ये कारण है। फिर यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ब्लड होता है वह मेल में कितना पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य को दो भागों में बांटा गया होता है, एक होता है मेल, दूसरा है फीमेल। तो बताएंगे जो ये नर में होता है ये 5 से 5.5 लीटर होता है। बता सकते हैं कि 5.5 लीटर होता है। यहाँ पे ये यल दिखाया गया लीटर को, तो बताएंगे जो नर में ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है, और आपका जो क्या होता है फीमेल में होता है वो 5 लीटर होता है। तो बताएंगे कि मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल क्या होता है 5 लीटर होता है। तो बताएंगे कि ब्लड का संख्या जो होता है वो फीमेल में कम होता है, जबकि मेल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। 5.5 लीटर मेल में होगा और फीमेल में होगा क्या, 5 लीटर। भैया आधा लीटर का अंतर है नर और मादा में। फिर यहाँ भी बता सकते हैं कि जो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग क्या होते हैं, वयस्क होते हैं, बोले तो एडल्ट है। हम लोगों में जो ब्लड का निर्माण होता है, अब बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ब्लड का निर्माण दो भागों में होता है। कि अगर शिशु में होगा तो भैया लीवर के मीजोडर्म में होता है। लीवर बोले तो यकृत होता है, वो मीजोडर्म होता है, बोले तो भ्रूण होता है। देखिएगा माँ के गर्भाशय में बच्चा चाहे 1 महीना का हो, चाहे 2 महीना का हो, चाहे 9 महीने का, वो बच्चा क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। जब बाहर जन्म ले लेता है तब शिशु कहा जाता है। अगर माँ के पेट में तो भ्रूण ही बोला जाता है, इसे बोलते हैं भैया इम्ब्रियो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भ्रूण को कहा जाता है इम्ब्रियो। तो बताएंगे कि जो बच्चों में ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर के मीसोडर्म में होता है, बोले तो भ्रूण अवस्था में, जब भ्रूण बनता है एम्ब्रियो। यहाँ पे बता सकते हैं कि जब एक वयस्क मनुष्य की बात करेंगे तो उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बताएंगे कि उनमें ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो को कहा जाता है अस्थि मज्जा।
बोन मैरो को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। अब ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो बता सकते हैं कि जो मांस खाने वाले होते हैं वो जब मांस को खाते हैं तो चबाने के बाद क्या होता है कि उनमें देखेंगे कि जो उनकी हड्डी होती है, हड्डी के बीच में ऐसे जाली जाली दिखते हैं। तो बताएंगे कि जो हड्डी के बीच में ऐसे जाली जाली दिखते हैं वही क्या कहलाते हैं भैया? आपका अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहलाते हैं। तो इनमें हम लोगों में क्या होता है कि वयस्क मनुष्य में जो ब्लड बनता है वह अस्थि मज्जा में बनता है, और जो बच्चों में बनता है वो लीवर के मेजोडर्म में बनता है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि निर्माण कहाँ होता है? बच्चों में मेजोडर्म में होगा और मनुष्य में आप बताएंगे अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होगा। अब हम जानेंगे कि हमारा ब्लड स्टोर कहाँ होता है भैया? ये इकट्ठा कहाँ होता है? ये तो बन गया तो इकट्ठा भी होना चाहिए ना, नहीं इकट्ठा होगा तो पता नहीं चलेगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ना स्टोर स्प्लीन। स्टोर माने क्या होता है कि इकट्ठा होना, स्प्लीन बोले तो प्लीहा कहलाता है। अब ये स्प्लीन क्या होता है? तो बताएंगे जो हमारा उदर भाग होता है, जैसे देखिएगा सर हो गया, धड़ हो गया, तो धड़ में क्या होता है कि उदर भाग होता है भैया। तो उदर भाग में क्या होता है कि आपका इकट्ठा होता है। तो बताएंगे कि हमारे उदर वाले गुहा में क्या होता है कि एक स्प्लीन या प्लीहा कहा जाता है, इसे तिल्ली भी कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है? ब्लड इकट्ठा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि जब ब्लड इकट्ठा होगा तो भैया उसे बोलते हैं ब्लड बैंक। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक क्या है, तो बताएंगे जहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है। जैसे बैंक में पैसा इकट्ठा होता है तो ब्लड में क्या प्लीहा में क्या होगा कि ब्लड बैंक है भैया, उसमें क्या करेगा? खून इकट्ठा होगा। तो बता सकते हैं कि इनमें जो खून इकट्ठा होता है वह प्लीहा में होता है, तो उसे कहा जाता है ब्लड बैंक कहा जाता है। अब यहाँ पे करेंगे भैया, जब ये क्या करेगा? जब हमारा आरबीसी नष्ट हो जाता है तो पुनः क्या होता है? वो आपका चला आता है भैया, फिर वही प्लीहा में आ जाता है। तो प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और प्लीहा को कब्र भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया, ग्रीवार्ड कहा जाता है भैया कब्रिस्तान। तो बताएंगे हमारा जो आरबीसी का होता है वह प्लीहा ब्लड बैंक भी कहलाता है और आरबीसी का क्या कहलाता है? कब्रिस्तान भी कहलाता है। तो दो क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो बताएंगे प्लीहा को, और ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताएंगे प्लीहा को। उसमें ब्लड इकट्ठा भी होता है, उसमें ब्लड क्या होता है? नष्ट भी होता है। ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात करें, देखिएगा भैया जो आपका ये प्लीहा नहीं होता है, जब डेंगू बीमारी होती है तो भैया ये प्लीहा ही डैमेज होता है। जब डेंगू बीमारी होती है ना तो प्लीहा ही पे ज़्यादा प्रभाव डालता है और प्लीहा को ज़्यादा हानि पहुँचाता है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो क्या होता है, ये कब्र होता है भैया आपका प्लीहा कहलाता है। इसे स्प्लीन कहा जाता है, या तो तिल्ली भी कर सकते हैं या तो प्लीहा भी कर सकते हैं। चाहे आप स्प्लीन बोलो, चाहे प्लीहा बोलो, चाहे तिल्ली बोलो, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो बताएंगे जितना भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल बोले तो भैया आप बता सकते हैं कि फैटी एसिड। जब तेल वाला चीज़ ज़्यादा खाएंगे, तिलहा मसला, तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसे हम वसा के नाम से जानते हैं। चिपचिपा तरल पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसे वसा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि 200 ग्राम डेसीलीटर, मतलब हमारे ब्लड में क्या होता है? 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है ना तो वो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक की दिक्कत होती है। जो हमारे ब्लड रक्त क्या होता है, हृदय में जो ब्लड नहीं सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है कि धमनी की दीवारों में क्या करता है, जाके चिपकने लगता है हृदय में। तो भैया बोलते हैं ना हार्ट की दिक्कत हो गई है। तो वहाँ पे क्या करेगा? जब चिपक जाएगा तो ब्लड बहेगा ही नहीं, तो दिक्कत होगा कि नहीं। ये आपका हो गया। अब बता सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम डेसीलीटर होती है। ये कारण ज़्यादा हो जाता है तो वही दिक्कत होता है कि जाके नसों में जमने लगता है और वही हृदय की जो गति होती है वो धीरे धीरे रुकने लगती है, तो हार्ट का दिक्कत होता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? बताएंगे ब्लड में एक रंजक पदार्थ होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, वह रंजक पदार्थ क्या करता है? तो बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ब्लड को लाल करना। ब्लड को क्या करता है? यह लाल करता है। आप बता सकते हैं ये ब्लड को लाल करता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? आप ध्यान दीजिएगा। आप बता सकते हैं कि इसकी संख्या मेल में कितनी होती है? 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, प्रति डेसीलीटर होता है भैया। आप बता सकते हैं कि फीमेल में क्या होती है? 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मेल में क्या बताया गया था? 5.5 लीटर बताया गया था ब्लड को, और फीमेल में 5 लीटर बताया गया था। तो बताएंगे जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है उसमें ब्लड भी ज़्यादा रहेगा, और जिसमें हीमोग्लोबिन कम रहता है उसमें ब्लड भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा ना। तो आप बता सकते हैं कि जो मेल वाला था उसमें 5 से 5.5 लीटर था, और उनमें क्या हीमोग्लोबिन 14 ग्राम डेसीलीटर है, और फीमेल में क्या होता है? ब्लड 5 लीटर होता है और इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? 13 ग्राम होता है, डेसीलीटर होता है। आप बता सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हमारे अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा है, आयरन बोले तो लोखन चीज या लोहा बता सकते हैं, जैसे सब्जी उब्जी में देखा गया है।
अब बता सकते हैं कि जो आपका आयरन होता है, जब हमारे अंदर आयरन बढ़ेगा तो क्या बचेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड भी क्या करेगा, बढ़ेगा कि नहीं। ये आपका हो गया। हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो भैया मतलब आपका आयरन बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, और जब धीरे धीरे आयरन घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी घटेगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। तो बताएंगे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वह क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये आपका होता है परिवहन। बताएंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको ये था आपके सामने आया था, इसमें सिर्फ बता सकते हैं कि ये रक्त की बेसिक जानकारी दी गई थी कि अभी हम रक्त के बारे में धीरे धीरे आपको हर वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका रक्त का पहला वीडियो था, तो आप इसे 60 स्केल ले लीजिएगा अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ब्लड संबंधी जिनकी जितनी भी जानकारी थी कि ब्लड का अध्ययन क्या करते हैं, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में क्या होता है, कितना ब्लड किस में पाया जाता है, तो ये आपका पूरी बेसिक जानकारी थी ब्लड के बारे में। अब जो चलेगा भैया कौन ये ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ब्लड का किसका कितना कार्य होता है, तो ये पूरी बेसिक जानकारी आपके थी। तो धन्यवाद। देखिएगा वो था ब्लड का बेसिक जानकारी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो जानेंगे इसे कहा जाता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले बता सकते हैं कि ब्लड हमारे शरीर का क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। पहला काम क्या होता है कि ताप को नियंत्रित करता है। जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है वातावरण के हिसाब से, जैसे क्या होता है कि जैसे ठंडी लगती है तो ब्लड क्या करेगा कि गर्मी का एहसास कराता है, मतलब ताप को क्या करता है कि नियंत्रित करता है। तो यहाँ बता सकते हैं कि पहला काम क्या होता है कि ताप को नियंत्रित करना। पहला काम है ब्लड का ताप को नियंत्रित करना। फिर यहाँ बता सकते हैं कि दूसरा काम क्या होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, लेकर जाता रहता है। जो हमारा ब्लड होता है वो मनुष्य के शरीर में पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। अब यहाँ जैसे क्या प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, ये क्या करेगा, पोषक पदार्थों को लेकर जाता है। तब ये सिर्फ पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जब ये क्या करता है, धमनी और शिरा के माध्यम से, नसों के माध्यम से पोषक पदार्थों को लेकर जाता रहता है, तो ये ले जाएगा। अब इसमें क्या करता है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसने क्या करता है कि किडनी उसमें से खींचता रहता है, खींच के क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है। तो पोषक पदार्थों को लेकर जाने वाला बता सकते हैं कि आपका ब्लड होता है। यहाँ पे बताया गया कि गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन। तो बता सकते हैं कि हमारे शरीर में O2 जाता है तो भैया CO2 आता है, तो वही गैसों का क्या करता है, परिवहन कहलाता है। तो बताएंगे जो हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो बताएंगे हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। O2 को लेकर जाता है, CO2 को लेकर आता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पोषक पदार्थों का परिवहन। तो बताएंगे कि हमारे धमनी और जो शिराएं होती हैं उनमें क्या करता है, ब्लड रफ्तार से बहता है। तो जब धमनी में क्या करता है कि 120 की रफ्तार से जाता है और शिरा में क्या करता है 80 की रफ्तार से आता है। तो यही आपका क्या कहलाता है भैया, BP कहा जाता है इसे, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब कहा जाता है। तो बताएंगे कि धमनी में कितने वेग से रुधिर बहता है, 120 से बहता है, और शिरा में क्या होता है 80 से। तो 120 और 80 भैया आपका यही क्या कहलाता है, BP, रक्तचाप, रक्तचाप ना BP हाई हो गया है। तो 120 से ज़्यादा जाएगा तब दिक्कत है, और कम होता है तो 80 से कम जाएगा तब दिक्कत है। तो आप बताएंगे पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया। अब गैसों का परिवहन करता है, तो जो ब्लड होता है वो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है गैसों का परिवहन कराता है। भैया वातावरण से O2 हमारे अंदर जाता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में क्या होता है कि फेफड़ा, क्या होता है भैया, फेफड़ा। तो बता सकते हैं फेफड़ा क्या करता है कि ये टंकी होता है, बोले तो टंकी का काम करता है। फेफड़े में जितने भी आप बता सकते हैं वायुमंडल से या वातावरण से ऑक्सीजन आते हैं वो फेफड़े में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब टंकी में इकट्ठा कर दिया, अब ये वहाँ से कौन लेगा, आपका रुधिर लेगा, और रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो वो टंकी का काम कर रहा है कि नहीं। तो बताएंगे कि हीमोग्लोबिन में क्या करता है, हीमोग्लोबिन O2 को लेकर जाता है भैया, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो जब उधर से रिटर्न होने लगे तो क्या करेगा, CO2 को लेकर आएगा, फिर फेफड़े के बोले तो फेफड़ा के टंकी में छोड़ देगा, और CO2 क्या करेगा,
नासा द्वार के माध्यम से बाहर हो जाएगा। तो बताएंगे जो हमारा फेफड़ा होता है, नाक के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो भैया फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा वहाँ पे टंकी की तरह कार्य करता है, फेफड़े में ऑक्सीजन चला गया, अब वहाँ से ब्लड लेगा, तो ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर में पहुँचाएगा। तो O2 का परिवहन करता है और CO2 का भी परिवहन करता है। O2 को लेकर जाता है और CO2 को क्या करता है, लेकर आता है। O2 को लेकर जाता है, CO2 को लेकर क्या करता है, आता है। अब यहाँ बताया गया कि उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, यह परिवहन करता है। तो बताएंगे जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं वह क्या करता है, ब्लड लेके घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब किडनी से होके जाता है तो किडनी क्या करते हैं, उसी में से उत्सर्जी खराब पदार्थों क्या करती है, खींचने लगती है और खींच के क्या करती है, अलग करने लगती है। तो ये पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे सब क्या करेगा, किडनी अलग करता रहेगा। अब जैसे आप बता सकते हैं कि O2 हमारे लिए तो जरूरी था लेकिन CO2 जरूरी नहीं है, तो CO2 क्या कहलाएगा भैया, आपका उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा ना। उत्सर्जन आप बताएंगे, उत्सर्जी जैसे उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन कहा गया है। तो बताएंगे अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, या तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो भैया उत्सर्जन का परिभाषा होता है कि जितने हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका शरीर से बाहर निकाल देना, त्याग कर देना, चाहे मल के रूप में निकालो, चाहे यूरिन के रूप में निकालो, चाहे पसीने के रूप में निकालो, तो भैया वही आपका क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो यही आपका था ब्लड के फंक्शन। आप ब्लड में बता सकते हैं कि ये ताप को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, गैसों का परिवहन भी करता है, गैस बोले O2 और CO2, उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। यहाँ बता सकते हैं 120 और 80 क्या लिखा गया है। तो बताएंगे जो हमारा ब्लड बहता है वो नसों में, धमनी और सिरा में। तो बताएंगे धमनी में जो लगने वाला दाब होता है खूब तेजी से जाता है, तो भैया उसका रफ्तार क्या होता है, 120 होता है। और सिरा में भैया कम आता है, वो सिरा में अशुद्ध लेकर आएगा, तो उसका रफ्तार क्या होता है, 80 होता है। तो 120 और 80 यही क्रिया क्या कहलाती है भैया, BP। बीपी का बोलते हैं ना, रक्तचाप या रक्तदाब कहा जाता है। तो बताएंगे बीपी का परिभाषा क्या होता है, बताएंगे कि रुधिर वाहिनियों पे लगने वाला दाब, रुधिर वाहिनी बोले चाहे धमनी हो चाहे सिरा, रुधिर वाहिनियों पे लगने वाला दाब रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। जितने प्रेशर से जाएगा उतना प्रेशर बताएगा। 120 से खूब तेजी से जा रहा है और 80 से क्या हो रहा है, आ रहा है। 120 से जा रहा है, 80 से आ रहा है, तो खूब तेजी से भैया धमनी में जाता है और बहुत आराम आराम से सिरा में आता है। तो वही बोलते हैं ना, रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। तो ये था आपका फंक्शन का कार्य। कहने का मतलब आप बता सकते थे कि जो ये ब्लड का पहला वीडियो था भैया, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी लिया और ब्लड का कार्य क्या था। ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद।